इस दुनिया में सबसे दर्दनाक वार दुश्मन नहीं, अपना करता है। जब जरूरत पड़े और भाई न रहे। जब लालच खून से बड़ा हो जाए, तब टूटता है एक इंसान। घर जाता है, इज्जत जाती है, भरोसा मर जाता है। ये कहानी है टूटे रिश्तों की और आखिरी इंसानियत की। और एक सवाल, कानून या इंसानियत? अंत तक देखिए, क्योंकि सच खामोश नहीं रहता। ध्यान से सुन लो, मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। और रही बात भाई होने की, तो आज से तुम मेरे लिए कोई भाई नहीं हो। जिस पिता ने तुम्हारा पक्ष लिया है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो जाओ मदद भी उन्हीं से मांगना। मेरे दरवाजे पर दोबारा आकर अपनी शक्ल भी मत दिखाना। भैया, मेरा काम तो जैसे भगवान नहीं छीन लिया हो। दिन निकल जाता है पर कमाई का नाम नहीं। पिताजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दवा के पैसे तक जुटाना मुश्किल हो गया है। घर में हर तरफ बस परेशानी ही परेशानी है भैया। ऊपर से मेरा बेटा, उसके भविष्य की सोचकर रात रात भर नींद नहीं आती। न जाने मैं उसे क्या दूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। आज पहली बार सर झुकाकर आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं भैया। अगर इस वक्त आपने सहारा नहीं दिया तो शायद मैं टूट जाऊंगा। महेश अपने बड़े भाई से बार बार गिड़गिड़ाकर विनती करता रहा, लेकिन गणेश उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। पास खड़ा मदनी सब कुछ चुपचाप देखता रहा। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। गणेश का बेटा रोहित कुछ कहना चाहता था, लेकिन पिता की चेहरे की सख्ती देखकर वो भी चुप हो गया और बस बेबस नजरों से पूरा दृश्य देखता रह गया। कुछ देर बाद महेश और उसका बेटा विशाल मन में गहरा दुख लिए खामोशी से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम भारी थे और आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अरे, इतने परेशान क्यों हो रहे रमेश? कुछ हुआ है क्या? उसने कुछ कहा क्या तुझसे? डर मत बेटा, जो भी है अपने बूढ़े बाप को बता दे। नहीं पिताजी, कोई खास परेशानी नहीं है। मैं और विशाल हम फिर से दुकान संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप बस चिंता मत कीजिए पिताजी। आपका यूं परेशान होना मुझसे देखा नहीं जाता। महेश का दिल भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दयाराम भी ये भली भांति जानते थे कि गणेश किस स्वभाव का इंसान है, और महेश वही बेटा था जिसके पास उनकी उम्मीदों के सिवा कुछ नहीं बचा था। इन्हीं उलझी हुई सोचों में डूबे डूबे शाम ढल जाती है और फिर एक नई सुबह का आगमन होता है। भैया, बड़े पापा और पापा के बीच आखिर क्यों नहीं बनती है? क्या बात है? आप कुछ जानते हैं? नहीं विशाल, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि पापा अक्सर घर में यही कहते रहते हैं कि ये सारी संपत्ति हमारी है। पर अब तू भी ये सब बात छोड़ दे। हम तो भाई है ना, अपना रिश्ता कैसे टूट सकता है? रहने दे, उनका जो भी फैसला होगा वही जानेंगे। मुझे बस इतना पता है कि तू मेरा भाई है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी सच है। पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी दोनों भाइयों की बातें सुनकर भीतर तक भर आता है। वो मन ही मन सोचता है, ये दोनों तो सच में भाई हैं, एक दूसरे के लिए जान देने वाले। और फिर उसे गणेश का ख्याल आता है, जो अपने ही भाई को कभी समझ ही नहीं पाया। तभी अचानक एक आदमी हांफता हुआ दौड़कर वहां आता है। तुम दोनों यहाँ बैठे हो? उधर घर पर तुम्हारे
दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही दोनों बिना कुछ कहे अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी नजर सफेद चादर में लिपटे दादाजी पर जाती है, जो खाट पर सदा के लिए निश्चल पड़े थे। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पास बैठा महेश पत्थर सा हो गया था। ना आवाज निकलती है, ना आंसू बह पाते हैं। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन शब्द साथ छोड़ देते हैं। बस आंखों में जमा दर्द छलकने को बेबस खड़ा रहता है। वहीं बगल में गणेश भी मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पर शोक का नामो निशान तक नहीं था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो किसी भारी बोझ से उसे राहत मिल गई हो, जैसे इस पल का उसे इंतजार ही था। मैंने तुम दोनों बाप बेटे को पहले ही साफ कह दिया था, मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। और अब तो पिता भी नहीं रहे जिनके नाम पर तुम सहारे का नाटक करते थे। अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास? कोई सहारा नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई रास्ता नहीं, और मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। तुम दोनों के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, न जगह, न रिश्ता, न इंसानियत। भैया, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। आप जो चाहे सब रख लीजिए, बस घर चलाने के लिए वो छोटी सी दुकान मुझे दे दीजिए भैया, ताकि मैं विशाल की पढ़ाई किसी तरह पूरी करवा सकूं। उसके सिवा मुझे इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए भैया। अरे तुम तो सर पर ही चढ़ते जा रहे हो। मैंने साफ कह दिया ना, तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ अपनी दुनिया में जाकर देखो कि कैसे जीते हो। वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या, बस एक बेटा, और मेरे पास बीवी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, यहां से चले जाओ। हाँ, अभी चले जाओ। दरअसल महेश की पत्नी रीमा कई वर्ष पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। महेश का दिल पहले से ही टूटा हुआ था, और ये बातें सुनते ही उस दिन का सारा दर्द फिर से ताजा हो उठा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर सिर झुकाए हुए विशाल का हाथ थामकर चुपचाप वहां से चला जाता है। पापा, आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? यह जमीन, यह जायदाद और वह दुकान आपने भी तो खून पसीने से खड़ी की थी। फिर ये सब हमारा भी तो हक था। मेरा तो मन कर रहा था कि विशाल, ये सही नहीं है। वो तुम्हारे बड़े पापा हैं, उनके बारे में इस तरह बात करना गलत है। हमारे हालात चाहे जैसे हों, रिश्तों की इज्जत हम नहीं खो सकते बेटा। महेश, तुम ही अगर चुप रहोगे तो ये क्या करेगा? आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते ना, तो ऐसा कभी नहीं होता। आधा हिस्सा तुम्हारा ही होता। महेश कुछ भी नहीं बोलता। वो चाहता तो गणेश से लड़कर अपना आधा हिस्सा ले सकता था, लेकिन पिता की सीख उसे हर पल याद आती रही। चुपचाप वो एक बैग में अपना थोड़ा सा सामान रखता है और घर से बाहर निकल जाता है। उसे ये तक पता नहीं होता कि अब वो कहाँ जाएगा। इस घने जंगल में ये इंसान यूं भटकता क्यों फिर रहा है? इसके चेहरे की बेचैनी सच है या कोई चाल? कहीं ये किसी बड़े संकट से भागकर तो नहीं आया, या फिर दान पाने के लिए झूठा नाटक कर रहा है? जो भी हो, सच जाने बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं। इसकी परीक्षा लेनी होगी, तभी पता चलेगा ये सच में दुखी आत्मा है या एक चालाक इंसान। अरे रमेश, इस समय इस घने जंगल में? आवाज जैसे खुद रमेश के कानों में गूंज गई। वो ठिठक गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी अनजान पक्षी की आवाज।
तभी उसकी नजर सामने गई। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें रमेश पर टिकी थी। ना डर, ना आक्रामकता, बस गहरी जिज्ञासा। रमेश ने भी अनजाने में एक कदम पीछे हटाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महज एक बूढ़ी काकी है या जंगल का कोई संकेत। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, मानो दोनों ही सोच रहे हों, ये यहाँ कैसे आ गया। रमेश की धड़कन तेज हो गई। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। 3 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। बहुत जोर की भूख लगी है बेटा। रमेश को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि इस जंगल में, वो भी इस समय, एक बूढ़ी काकी अकेली क्या कर रही होंगी। लेकिन इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए उसने अपने बैग से अपना खाना निकाला और चुपचाप उस बूढ़ी काकी को दे दिया। पापा, आपने अपना हिस्सा वाला खाना उन्हें दे दिया। अब आज भी हमें भूखा ही रहना होगा। बेटा, जिंदगी में अगर कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो हालात चाहे जैसे भी हों, कभी पीछे मत हटना, क्योंकि याद रखना, इंसानियत इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। रमेश अपने बेटे विशाल को इंसानियत की असली परिभाषा समझा रहे थे। उसी समय वो बूढ़ी काकी पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। रमेश के शब्द सुनकर काकी के मन में ये विश्वास जागा कि आज इस जंगल में उन्हें ऐसा इंसान मिला है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। महाराज, आज मेरी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो केवल रूप से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी सच्ची इंसानियत की मिसाल है। महाराज, यदि ऐसा व्यक्ति इस राजमहल में रहे तो वो न केवल आपको बल्कि पूरे राजमहल को प्रगति और सम्मान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बंदर ने दरबार में खड़े होकर राजा को जंगल में घटी हर बात विस्तार से सुनाई। कैसे रमेश की सच्ची इंसानियत ने उसके मन को गहराई तक छू लिया। शब्दों के साथ उसकी आंखों में भाव थे और आवाज में सच्चाई। राजा सदियों से उस बंदर पर अटूट विश्वास करता आया था। उसके लिए बंदर की कही हर बात किसी वरदान से कम नहीं थी। दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। इतने में धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर एक लंबी खामोशी के बाद अगली सुबह। पिताजी, देखिए, सामने राजमहल की ऊंची दीवारें दिखाई दे रही है। क्यों ना हम वहां के सिपाहियों से कुछ काम मांग लें। रमेश को विशाल की बात अच्छी तो लगी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। अगर वहां काम न मिला तो वे कहां जाएंगे। इसी उधेड़-बुन में चलते हुए उसकी नजर गई जंगल के एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर। देखने से साफ लग रहा था कि इस उम्र में उन्हें आराम की जरूरत है और उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना पीना भी नहीं किया हो। बेटा, अगर जरा सा पानी मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। काफी देर से गला सूख रहा है। प्यास ऐसी है जैसे शरीर साथ छोड़ने लगा हो। घबराना मत, बस थोड़ा सा पानी दे देना। हाँ दादाजी, ये लीजिए पानी। शुक्रिया बेटा, कई दिनों बाद पानी नसीब हुआ है। दिल से शुक्रिया। लेकिन तुम दोनों इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? दादाजी, हम काम की तलाश में निकले हैं। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। बेटा, आगे चलकर तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता राजमहल की ओर जाता है
वहां काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, जोखिमों से भरा हुआ, पर अगर उस रास्ते पर चलने का साहस कर लिया तो जिंदगी पल भर में बदल सकती है। उस मार्ग के अंत में एक पेड़ के नीचे सोना, चांदी और हीरे मोती छिपे हुए हैं। अब फैसला तुम्हें ही करना है कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर रमेश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसके मन में जरा भी लालच नहीं आया। उसने उस बूढ़े को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, उस रास्ते पर जो सीधे राजमहल की ओर जाता था। थोड़ी देर बाद वो राजमहल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपालों ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाकर रमेश और विशाल का स्वागत किया और उन्हें राजा के महल की ओर जाने दिया। अंदर पहुंचते ही रमेश ने देखा सामने राज सिंहासन पर राजा विराजमान थे। पास में मंत्री खड़े थे और दरबार में कई लोग एकत्रित थे। ओ रमेश और विशाल, हमारे इस राजमहल में तुम दोनों का हृदय से स्वागत है। आज से तुम यहीं निवास करोगे। इस राजमहल की जिम्मेदारी संभालने के लिए तुमसे अधिक योग्य कोई और नहीं हो सकता। सभा में बातचीत चल ही रही थी कि देखते ही देखते शाम ढल गई। समय का पहिया घूमता रहा और फिर अगली सुबह का उजाला फैल गया। गांव में जब गणेश को ये खबर मिली कि रमेश और विशाल को राजमहल संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो सिर्फ पेट में नहीं बल्कि सीधे उसके कलेजे में दर्द उठ गया हो। ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो कुछ देर तक बेचैनी में इधर उधर टहलता रहा। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी और तभी उसके दिमाग में एक चालाक और खतरनाक योजना धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक दिन वो दूर से राजमहल को निहारता रहा। उसकी नजरें महल पर टिकी थी और ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कोई बड़ी साजिश पक रही हो। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर की ओर लौट गया। दिन यूं ही गुजरते गए, लेकिन गणेश के इरादे और भी गहरे होते चले गए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया है। बीती रात्रि राजमहल में एक घोर विपत्ति घटित हुई है। राजकोष में सुरक्षित समस्त स्वर्णाभूषण, हीरे मोती और बहुमूल्य रत्न सब के सब चोरी हो गए हैं महाराज। ये कैसे संभव हुआ? इस दुस्साहस को अंजाम देने वाला कौन है? शीघ्र पता लगाओ। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसे कठोर दंड दिया जाए। सभा में उपस्थित कुछ लोगों की निगाहें धीरे धीरे रमेश की ओर उठने लगी। उन आंखों में ऐसा संदेह था मानो चोरी उसी ने की हो। कई लोगों की हामी भरती आवाजों ने राजा को भी क्षण भर के लिए विचलित कर दिया। राजा के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या ये संभव है? तभी उसी समय एक सिपाही राजा से बोला, महाराज, कल देर रात मैंने रमेश को अपनी ही आंखों से देखा था। वो एक थैली में सामान भरकर राजमहल से बाहर जा रहा था और महाराज, उस थैली में यही सब स्वर्णाभूषण, हीरे और मोती भरे हुए थे। सभा में मौजूद कई लोग रमेश को दोषी ठहराने लगे। आरोपों की बौछार होती रही, पर रमेश ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो शांत भाव से सबकी बातें सुनता रहा। लोगों की बातें सुनकर महाराज के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा और वे गंभीर स्वर में बोले, अब और कोई सुनवाई नहीं। इस दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाए और इसके पुत्र विशाल को भी। बिना किसी विलंब के दोनों को बांधा जाए और अभी इन्हें कारागार में बंद कर दिया जाए। सभा में वह बंदर भी उपस्थित था। वह भली भांति जानता था कि चोरी किसने की है, पर उस क्षण महाराज से कुछ कहना उसने उचित नहीं समझा। उधर गांव में रोहित अपने पिता से इन सब घटनाओं के बारे में प्रश्न कर रहा था। पापा, राजमहल से अभी अभी खबर आई है। चाचा और विशाल को
फांसी की सजा दी गई है और मुझे अच्छे से पता है कि इस पूरे मामले की जड़ कहाँ है। इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि आप हैं। अब फैसला आपका है, या तो आप राजा के सामने जाकर सच स्वीकार करेंगे या फिर मैं चुप नहीं रहूंगा और सब कुछ मैं खुद बता दूंगा। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोहित ने एक पल भी नहीं गवाया और तेज कदमों से राजमहल की ओर बढ़ चला। रास्ते भर उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। आखिर पिता ने उसके छोटे भाई और चाचा के साथ ऐसा क्यों किया? हर बढ़ते कदम के साथ उसका दिल और भी भारी होता जा रहा था। इन्हीं उलझे हुए विचारों में डूबा हुआ रोहित राजमहल के भीतर पहुंच गया। जैसे ही वो सभा कक्ष में दाखिल हुआ, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आया उसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अपना भाई उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया हो। राजमहल के बीचों बीच रमेश और विशाल खड़े थे, हाथ मोटी रस्सियों से बंधे हुए। चेहरों पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। सिपाही उन्हें आज ही कारागार ले जाने की तैयारी में थे। वो दृश्य रोहित की आंखों में उतर गया, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। महाराज, मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में यह स्वीकार करता हूँ कि उस रात राजमहल से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात चुराने का अपराध मैंने स्वयं किया था। इन दोनों का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। यह पूर्णतः निर्दोष है। महाराज, मेरे अपराध की सजा मुझे दीजिए, पर कृपा कर इन दोनों को मुक्त कर दीजिए। मैं आपके न्याय और करुणा की शरण में हूँ। ये सुनते ही रमेश और विशाल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रोहित और चोरी, वे उसे बचपन से जानते थे। उसका स्वभाव, उसकी आदतें और उसकी सच्चाई, सब कुछ उनके सामने एक खुली किताब की तरह था। ऐसे में रोहित पर लगाया गया ये आरोप उनके मन को अंदर तक हिला गया। वे ऐसी उधेड़-बुन में थे कि आखिर सच्चाई है क्या और ये सब हुआ कैसे, कि तभी न जाने कहां से गणेश अचानक राजसभा कक्ष में आ पहुंचा। उसके कदमों की आहट के साथ ही पूरे दरबार में एकाएक सन्नाटा छा गया। हवा भी मानो थम सी गई थी। महाराज, आज मैं किसी और पर दोष डालने दरबार में नहीं आया हूँ। जिस अपराध ने इस पूरे परिवार को तोड़ दिया, उसका कारण मैं स्वयं हूँ। अपने लोभ और अपने अहंकार में मैंने अपने ही भाई रमेश और उसके पुत्र विशाल के साथ भयानक अन्याय किया है। मैंने रिश्तों को कुचला, सच को दबाया और इंसानियत को ठुकराया। अब इस पाप का प्रायश्चित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, आपका जो भी निर्णय हो, मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करता हूँ। बहुत हो चुका। आज इस सभा में सच स्वयं सामने आ खड़ा हुआ है। लोभ और कपट ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया। गणेश, तूने अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। राजधर्म के अनुसार इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। न्याय होगा और आज ही होगा। राजा के कठोर शब्दों से अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था। दंड जरूर दिया जाएगा, लेकिन वो दंड रमेश और विशाल के लिए नहीं, बल्कि गणेश के भाग्य में पहले ही लिखा जा चुका था। पूरे दरबार में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसी क्षण हाथ जोड़कर, आंखों में करुणा और पीड़ा समेटे, रमेश धीरे धीरे महाराज के सामने आगे बढ़ा और भर्राए हुए विनती से भरे स्वर में वो बोल उठा। महाराज, मेरे भाई ने जो अपराध किया है वो निस्संदेह दंड के योग्य है। मैं सत्य से मुंह नहीं मोड़ता, परंतु महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं। उन्हें एक अवसर दीजिए। अपने बच्चे के लिए
अपने किए का प्रायश्चित करने का एक अवसर दीजिए महाराज। कृपा कर एक बार उन्हें सुधरने का मौका अवश्य प्रदान करें। रमेश के मुख से निकले ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वे सीधे हर दिल तक पहुंच गए। ऐसे शब्द जिन्होंने पूरे दरबार का मन मोह लिया। आज तक इस राज्य ने असंख्य मुकदमे देखे थे। किसी ने सत्ता के लिए तलवार उठाई, किसी ने धन के लिए सच को कुचला और किसी ने अपने स्वार्थ के लिए न्याय को मोहरा बनाया। लेकिन आज दरबार ने कुछ अलग देखा। आज पहली बार न्याय के सामने एक भाई अपने ही भाई की जान बचाने के लिए खड़ा था। ऐसा भाई सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि संस्कारों से बनता है, और यही इंसानियत हर घर में होनी चाहिए, हर दिल में बसनी चाहिए। कुछ पलों के लिए पूरी राजसभा मौन हो गई, मानो न्याय भी इंसानियत के आगे सिर झुकाकर सोच में पड़ गया हो।